सिर्फ सरकार बचाने का, कुर्सी बचाने वाला बजट है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियों के नेता बहुत ही हक्के बक्के हैं, परेशान हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार 11वें साल में जी एक अच्छा बजट, व्यापक बजट जिसने अलग अलग विषयों पे लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है, एक ऐसा बजट जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, उसके ढांचे को भी और सुरक्षित बनाता है जी और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लिए आगे के लिए एक उत्साह के साथ जीवन देखने का एक मार्ग, एक रास्ता बनता है। ये बजट में कई सारी नई सोच देखने को मिलती है, विशेषकर जो युवा युवतियों के लिए रोजगार के प्रति इसका फोकस है जी उसका लाभ 4 करोड़ भाई बहनों को अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं जब सुधरेंगी तो व्यापार उद्योग जगत को भी लाभ होगा। 12 इंडस्ट्रियल पार्क लगेंगे, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, टूरिज्म को एक और थ्रस्ट मिलेगा, मछुआरों को मत्स्य के निर्यात के लिए, मत्स्य के व्यापार के लिए और बल मिलेगा। ऐसे ढेर सारी योजनाएं, कृषि क्षेत्र हो, गरीबों के कल्याण का काम हो, अलग अलग योजनाओं से इस बजट ने देश के कोने कोने तक विकास पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं समझता हूं हमारे विपक्ष के मित्र ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज पे क्रिटिसाइज करें। इससे दो जो आपने मुद्दे बताए, एक तो ये बीजेपी स्टेट्स के तरफ झुकाव और दूसरा कि ये सरकार बचाओ बजट है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता भी भली भांति जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो भी कार्यक्रम किया, जो भी योजना लाए, ये देशव्यापी रही, देश में हर राज्य को उसका लाभ मिला। अब ये 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने जा रहे हैं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स में स्वाभाविक है कि विपक्ष के राज्य भी शामिल है। अब ये अलग बात है कि देश की जनता ने विपक्ष के राज्य इतने कम कर दिए हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा राज्य ही नहीं है अभी, पर जितने उनके पास है उन राज्यों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन पीयूष जी अभी कुछ देर पहले खबर आई कि विपक्षी सांसद जो हैं वो कल बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह प्रदर्शन करेंगे और नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार समूचा इंडिया अलायंस करेगा। हालांकि ममता बनर्जी इसमें शायद शामिल नहीं है, जो हमारी जानकारी है सोर्सेस के हवाले से। ऐसा है अमित जी के प्रदर्शन करना उनका अधिकार है जी और उनका स्वागत है जो भी प्रदर्शन करे, पर आज देश की जनता ने जिस उत्साह के साथ इस बजट का स्वागत किया है, जिस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो, देश भर के कोने कोने से जिस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं जी, उससे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि अधिकांश लोग इससे खुश हैं और विपक्ष एक प्रकार से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। प्रदर्शन करे या बहिष्कार करे नीति आयोग का, उसमें उन्हीं का नुकसान है। देश की जनता उत्साह के साथ इस बजट की संभावनाओं को देख रही है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जी अच्छा है, हमने जो जो कहा वो किया। लेकिन आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, मुंबई से आप लोकसभा सांसद हैं। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगाया गया है उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा है ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए तो फायदेमंद है लेकिन आम आदमी के लिए नुकसानदायक है? इसमें मेरे सिर्फ दो ही बातें कहनी है। पहली बात तो एक एवरेज रेट लिया गया, कई चीजों पे 20% था, कहीं पे 15% था, अलग अलग को जोड़ के एक सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज की गई। कोई भी व्यक्ति सिर्फ शेयर मार्केट में तो पैसा नहीं लगाता है, कुछ पैसा घर में लगाता है, कुछ बॉन्ड्स में लगाता है, कुछ शेयर मार्केट में लगाता है। तो अलग अलग प्रकार के कैपिटल गेन्स पे अलग अलग टैक्स के बदले अब एक फेयर एंड इक्विटेबल 12.5% सरलता भी होगी उसमें
और सब एसेट क्लासेस को इक्वल टैक्स होने से लोगों को कोई एक ही एसेट पे जाने की या शेयर मार्केट पे ही सिर्फ प्रोत्साहन नहीं होगा, सभी एसेट्स की तरफ जी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और दूसरी बात, मैं नहीं समझता हूं अमित जी, क्योंकि 10 से 12.5% हुआ है और वो भी मुनाफे में, तो आप कोई शेयर मार्केट में अपना पैसा निवेश करना बंद कर देंगे। तो ये तो अलग अलग क्लासेस को भी प्रोत्साहन मिलेगी, अलग अलग एसेट्स में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा जी। और शेयर मार्केट में तो लोग अच्छा कमा ही रहे हैं। जी, राहुल गांधी ने एक इस बजट को मुझे नया नहीं नाम लगता दिया कि ये रेवेन्यू के हिसाब से किया गया। जी जी, राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो उन्होंने एक नया नाम दिया इस बजट को, ये तुष्टीकरण वाला बजट है और इसमें सिर्फ कुछ विशेष राज्यों का ध्यान रखा गया है। तो नया शब्द दिया गया है। अक्सर बीजेपी आरोप लगाती थी कांग्रेस पे कि वो तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने तुष्टीकरण वाला बजट दिया है। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी अपने जो तुष्टीकरण की नीति है, विशेषकर एक धर्म की तरफ या धार्मिक वोट बैंक के हिसाब से जो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों से कांग्रेस से देखी है, उसमें शायद कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद देशवासी कर सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना भेदभाव हर योजना का लाभ समाज के हर वर्ग को, बिना धर्म देके, बिना जात देके, बिना भाषा देके, बिना प्रदेश देके पहुंचाए। इसी प्रकार से इस बजट का भी लाभ देश के कोने कोने में 140 करोड़ देशवासियों को पहुंचेगा। ये हमारा लेकिन इस बजट के अंदर आपने अपने खास दोस्तों का खास ख्याल रखा है, जैसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का और नीतीश कुमार की जेडीयू का। एक जगह 59,000 करोड़, एक जगह 15,000 करोड़ अमरावती के लिए। मैं आपको हजारों भाषण सुना सकता हूं जी विपक्ष के नेताओं का, जो बार बार कहते थे कि जो आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन के समय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसका पालन करना चाहिए। हमने तो सिर्फ उस एक्ट का पालन किया, तो इसमें तुष्टीकरण कहां से हो? जो आंध्र प्रदेश का अधिकार था, जो हक था, उसको पूरा करना। लेकिन 10 साल से नहीं दिया था आपने, प्रधानमंत्री लेकिन 10 साल से नहीं दिया था, इसी बार दिया। अमित जी, 2014 से जी 2014 से जी पीयूष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा है कि पूर्वी राज्यों का, पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो, पूर्वी राज्यों का विकास जब तक नहीं होगा, भारत विकसित नहीं बन सकता। और लगातार 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया है लगातार। और मुझे अभी भी याद है, ढेर सारी योजनाएं अलग अलग विभागों में हमने इन पूर्वी राज्यों की तरफ बनाई है, उसको प्रोत्साहन दिया है। आंध्र प्रदेश के पूरा ये पोलावरम प्रोजेक्ट को भी विशेष पैसा पहले भी दिया गया जी। आंध्र प्रदेश में कैपिटल सिटी बनने के लिए अब पहले भी पैसा देने को जी पीयूष जी, पिछली सरकार ने अमरावती में स्क्रैप कर दिया था कैपिटल प्रोजेक्ट जी। उसमें हमारी क्या? पीयूष जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र से पॉलिटिकल रिएक्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन शिवसेना जो उद्धव गुट है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र को एक बार फिर निराश करा है एनडीए की सरकार ने। महाराष्ट्र ने इस बार सीटें ज्यादा नहीं दी, इसलिए उसको बजट भी नहीं दिया गया। ये आरोप लगा है, क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका जवाब क्या है इसमें? अमित जी, आपको और आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा, आगे के दिनों में जैसे जैसे बजट की और चीजें बाहर निकलेंगी जी, जैसे 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स, उसमें महाराष्ट्र में कौन सा पार्क बन रहा है, आगे चल के एक एक चीजें जब बाहर निकलेंगी, तब मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी लोगों को संतुष्टि होगी, खुशी होगी कि ढेर सारे प्रोजेक्ट, ढेर सारे योजनाएं महाराष्ट्र को लाभ देने वाली है। वैसे तो हाल में 70,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट, वधावन प्रोजेक्ट, हाल में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र की प्राथमिकता पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। जी, लेकिन आखिरी सवाल मेरा, नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सरकार जो बार बार कह रही थी, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है,
आप क्या कहना चाहते हैं? लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है, व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से यह एग्जाम दिया था। कुछ छोटी घटनाएं हुई थी कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी। उस पे सरकार भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते हैं। विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ। जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी। अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया उनका पर्दाफाश हुआ है। उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था। वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से। जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांगनी चाहिए देशवासी। जी, पीयूष गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन पर जुड़ने के लिए और खास तौर पर बजट पे बात करने के लिए और नीट पर भी आपने अपना रिएक्शन दिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। इस समय मेरे साथ मनीष